दोस्तों, आप सभी का अमेजिंग ज्ञान पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान के उन क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं जो कि वर्ष 2024 में बार बार पूछे जा रहे हैं। दोस्तों, वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा और वीडियो के लास्ट में हमें यह जरूर बताइएगा कि इनमें से कितने क्वेश्चंस आपने सही किए हैं। देखिए, वीडियो का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौर मंडल के सबसे ठंडे ग्रह की श्रेणी में आता है। तो पहले प्रश्न का राइट आंसर नेपच्यून रहेगा। दोस्तों, नेपच्यून को हिंदी में वरुण ग्रह कहा जाता है और यह सूर्य से अधिकतम दूरी पर होता है, इसीलिए यह सबसे ठंडे ग्रह की श्रेणी में आता है। देखिए, हम बात कर रहे हैं सौर मंडल के। तो दोस्तों, सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। तीनों बात याद रखिएगा। सौर मंडल में टोटल 8 ग्रह हैं जो एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। बुध सूर्य का सबसे नजदीकी, सबसे छोटा और सबसे हल्का ग्रह है। 3 क्वेश्चन यहाँ से भी तैयार होते हैं। बुध सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह है, यानी कि सबसे नजदीक है सूर्य के बुध और सबसे दूर है वरुण। सबसे छोटा ग्रह भी बुध ही है और सबसे हल्का ग्रह भी बुध ही है। सबसे चमकीले ग्रह की बात करें तो साथियों, शुक्र का नाम याद रखिएगा। यह 8 ग्रहों में से सबसे ज्यादा चमकीला है। वरुण ग्रह की बात की जाए तो वरुण ग्रह के चारों ओर मीथेन गैस पाया जाता है, जिसके कारण यह सबसे ठंडा ग्रह है। क्वेश्चन नंबर 2 है, वह कौन सा उपकरण है जो भूकंप की तीव्रता को मापने में मदद करता है। तो साथियों, रिक्टर स्केल के माध्यम से भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। देखिए, हम बात कर रहे हैं भूकंप के। तो देखिए साथियों, भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भूकंप में 3 तरह के कंपन होते हैं, प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स और लव वेव्स। इसे सरफेस वेव्स भी कहा जाता है। तो तीनों वेव्स का नाम याद रखिएगा। भूकंप में 3 तरह के कंपन होते हैं। रिक्टर स्केल का विकास चार्ल्स रिक्टर ने की थी और रिक्टर स्केल का पाठ्यांक 1 से लेकर 9 तक होता है, यानी कि रिक्टर स्केल पर अधिकतम 9 तीव्रता तक के भूकंप को मापा जा सकता है। 9 तीव्रता के बाद के भूकंप महाविनाशकारी होते हैं। 6.2 की तीव्रता का अर्थ शक्तिशाली भूकंप होता है, तो इसे भी साथियों याद रखिएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा लेख शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। शिक्षा के अधिकार से कौन सा लेख या अनुच्छेद संबंधित है। तो राइट आंसर रहेगा आर्टिकल 21 का ए। यह मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है जो शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। साथियों, बात की जाए शिक्षा के अधिकार की तो 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा इस अनुच्छेद को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था, यानी आर्टिकल 21 के ए को 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 के माध्यम से भारत के संविधान में जोड़ा गया था। राज्य 6 से लेकर 14 वर्ष तक के समस्त आयु के बच्चों को विधि द्वारा निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। तो यह भी याद रखिएगा कि राज्य और पेरेंट्स का यह कर्तव्य होता है कि वे 6 से लेकर 14 वर्ष तक के समस्त आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को उपलब्ध कराएं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे। शब्द पर ध्यान दीजिएगा, पहले भारतीय गवर्नर कौन थे। तो इसका राइट आंसर रहेगा सीडी देशमुख। दोस्तों, पहले भारतीय गवर्नर रिजर्व बैंक के सीडी देशमुख जी थे, जिन्हें आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। ये भारत के वित्त मंत्री भी रह चुके थे। साथियों, हम बात करें अगर आरबीआई के, तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को 5 करोड़ की पूंजी के साथ हुई थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण यानी नेशनलाइजेशन 1 जनवरी 1949 को हुआ था। रिजर्व बैंक भारत का सेंट्रल बैंक है, जिसका मुख्यालय मुंबई में है। इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। आरबीआई के पहले गवर्नर सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे, जो कि एक अंग्रेज थे। आरबीआई के पहले गवर्नर पूछा जाए तो ऑसबॉर्न स्मिथ का नाम याद रखिएगा। और पहले भारतीय गवर्नर की बात की जाए तो सीडी देशमुख जी थे। तो सीडी देशमुख जी आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर थे। साथियों, इन्हीं के समय में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण भी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वायसराय को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है। तो देखिए, डलहौजी को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। हम बात कर रहे हैं भारतीय रेलवे के जनक के, तो डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। यह भारत का गवर्नर जनरल 1848 से लेकर 1856 तक रहा था। इसी के समय भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर तक प्रथम रेल चली थी। तीनों बातें याद रखिएगा। पहली बार रेलवे 16 अप्रैल 1853 को डलहौजी के शासनकाल में चली थी। मुंबई और ठाणे के बीच 34 किलोमीटर तक यह रेल चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सी चिली की मुद्रा यानी करेंसी है। साथियों, चिली को आप सभी पिक्चर में भी देख सकते हैं। यह है साउथ अमेरिकी कॉन्टिनेंट, जिसमें एक मिर्च के आकार का देश है जिसे चिली कहा जाता है, और इसकी मुद्रा यानी करेंसी पीसो है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। बात कर रहे हैं हम चिली की, तो देखिए दोस्तों, चिली की राजधानी सेंटियागो है। चिली दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप का एक देश है जिसकी मुद्रा पीसो है और इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज स्पेनिश है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतलज नदी का ऋग्वेदिक नाम क्या है, यानी कि सतलज नदी का पुराना नाम क्या है। यह क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, तो राइट आंसर इसका रहेगा शतुद्री। दोस्तों, सतलज को ऋग्वेदिक काल में शतुद्री कहा जाता था। तो देखिए, अन्य नदियों की बात की जाए जो भारत की प्राचीन नदियां थी, तो झेलम का नाम याद रखिएगा। इससे पहले वितस्ता कहा जाता था, यह झेलम का पुराना नाम है। चिनाब की बात की जाए तो अस्किनी इसका पुराना नाम है। रावी की बात की जाए तो इसे पहले फुरुसुणी कहा जाता था। सतलज को पहले शतुद्री कहा जाता था। व्यास नदी को बिपाशा कहा जाता है। सदा नीरा नदी को गंडक के नाम से अब जाना जाता है। तो साथियों, इतने भारतीय नदियों के प्राचीन नाम आप याद रखिएगा, कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, इटली की राजधानी रोम है। निम्नलिखित में से यह किस नदी के तट पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर रहेगा टीबर या टाइबर। साथियों, टाइबर नदी के तट पर स्थित है इटली की राजधानी रोम। हम बात कर रहे हैं नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहरों की, तो साथियों टेम्स का नाम याद रखिएगा। इस नदी के तट पर लंदन यूके का शहर स्थित है। और हम बात करें अगर सीन नदी की, तो इसके तट पर पेरिस फ्रांस का शहर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रबी के मौसम में निम्नलिखित में से कौन सी फसल काटी जाती है। साथियों, यहाँ पर आपको क्वेश्चन करेक्ट कर लेना है, कौन सा फसल रबी के मौसम में बोया जाता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा गेहूं। गेहूं को रबी के मौसम में बोया जाता है। साथियों, हम बात करें अगर रबी की, तो देखिए रबी फसल सर्दियों में बोई जाती है, यह इंपॉर्टेंट है। इनमें गेहूं, जौ, जई, दाल, सरसों और अलसी बीज शामिल हैं। ये सभी रबी की फसलें हैं, यानी सर्दियों के मौसम में नवंबर दिसंबर में बोई जाती हैं। इसी प्रकार खरीफ फसलें मानसून के दौरान बोई जाती हैं। इनमें चावल प्रमुख है, मक्का, बाजरा, सोयाबीन, कपास। सोयाबीन, कपास का नाम आप याद रखिएगा। ये सभी फसलें खरीफ की फसलें हैं जो लगभग जून जुलाई में बोई जाती हैं और अक्टूबर नवंबर तक इन्हें काट लिया जाता है। साथियों, इसके साथ साथ जायद की फसलों का भी नाम याद रखिएगा। इनमें प्रमुख है जैसे खीरा, ककड़ी, ये सभी जायद के फसलों के अंतर्गत आते हैं और ये लगभग फरवरी मार्च में बोए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है, यानी किस भारतीय राज्य की तटरेखा सबसे लंबी समुद्र से लगती है। तो इसका राइट आंसर गुजरात रहेगा। साथियों, इसे आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। गुजरात राज्य की तटरेखा समुद्र से सर्वाधिक भारत में लगती है। बात कर रहे हैं गुजरात राज्य के, तो देखिए दोस्तों, भारतीय राज्यों में गुजरात राज्य की तटरेखा सर्वाधिक लंबी 1663 किलोमीटर है जो समुद्र से लगती है। भारत के 9 राज्य तटरेखा से लगे हुए हैं। इसके बाद यानी कि गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश ऐसा राज्य है जिसकी तटरेखा सर्वाधिक लंबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रतिष्ठित महिला को सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित पहली महिला थी आशापूर्णा देवी, जो बांग्ला की एक लेखिका थी। यानी बांग्ला भाषा में पहली बार किसी महिला को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और ये थी आशापूर्णा देवी। हम बात कर रहे हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार की, तो देखिए साथियों, ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। तो साहित्य के क्षेत्र में सबसे ऊंचा पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार है, इसे आप याद रखिएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति जी शंकर कुरूप थे, जिन्हें 1965 में यह पुरस्कार दिया गया था। जी शंकर कुरूप मलयाली भाषा के लेखक थे, यानी कि मलयालम केरल राज्य की भाषा है। तो केरल राज्य के रहने वाले जी शंकर कुरूप ज्ञानपीठ पाने वाले पहले व्यक्ति थे। हिंदी भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्तित्व सुमित्रा नंदन पंत जी थे, जिन्हें वर्ष 1968 में इनके काव्य चिदंबरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पहला व्यक्ति अगर आपसे पूछा जाए तो मलयालम लेखक जी शंकर कुरूप को पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। पहला हिंदी लेखक पूछा जाए तो सुमित्रा नंदन पंत जी को 1968 में इनके काव्य चिदंबरा के लिए, और पहली महिला पूछा जाए जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था तो आशापूर्णा देवी का नाम याद रखिएगा। ये बांग्ला भाषा की लेखिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लेखक कौन है। तो दोस्तों, इन ऑप्शंस में से ऑप्शन डी अरुंधति राय इसका राइट आंसर रहेगा। इन्हें आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग है। देखिए, हम बात करें अगर क्वेश्चन नंबर 13 की, तो इसमें पूछा गया है भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने पंचायतों की शुरुआत की थी, यानी कि संवैधानिक दर्जा भारतीय संविधान के किस संशोधन के माध्यम से पंचायतों को दिया गया था।
तो देखिए इसका राइट आंसर रहेगा 73rd अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 1993 में किया गया था। बात करें अगर इसके की पॉइंट की, तो दोस्तों वर्ष 1986 में गठित LM सिंघवी समिति की सिफारिशों के आधार पर 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। पंचायती राज व्यवस्था भारत में त्रिस्तरीय प्रणाली की है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। समिति का नाम भी याद रखिएगा। 1986 में गठित LM सिंघवी समिति की सिफारिश के आधार पर 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसके द्वारा संविधान के भाग 9 के अनुच्छेद 243 में 16 अनुच्छेद जोड़े गए थे, जो अनुच्छेद 243 में अनुच्छेद 243 ए से लेकर अनुच्छेद 243 ओ तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो साथियों इसका राइट आंसर रहेगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इन्हें भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। देखिए बात करें अगर भीमराव अंबेडकर जी की, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया था। यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की अध्यक्षता में किया गया था। प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या 7 थी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड कहां पर स्थित है? दोस्तों भारतीय अंगूर प्रोसेसिंग बोर्ड पुणे महाराष्ट्र में स्थित है, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, नीली क्रांति मुख्य रूप से किस उत्पादन का उत्पाद बढ़ाने पर केंद्रित है? यानी नीली क्रांति किस उत्पाद के उत्पादन को बढ़ाता है? तो राइट आंसर इसका रहेगा मछली। दोस्तों नीली क्रांति का संबंध मछली से है, इसे आप याद रखिएगा। बात हो रही है क्रांतियों की, तो 3-4 महत्वपूर्ण क्रांतियां हैं, इन्हें आप याद रखिएगा। पीली क्रांति तिलहनी फसलों से, यानी कि जो भी तिलहनी फसलें हैं जैसे सरसों और जो भी तेल उत्पादक फसलें होते हैं उन्हें ही तिलहनी फसलें कहते हैं। अनाज उत्पादन हरित क्रांति से संबंधित है। और गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन और प्याज के उत्पादन से संबंधित है, यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। लाल क्रांति मांस के उत्पादन और टमाटर उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। तो साथियों इतने क्रांति को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस दुनिया भर में हर साल कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस दुनिया भर में 5 जून को मनाया जाता है, यानी कि प्रश्न का ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन यह भी इंपॉर्टेंट है, दुनिया भर में विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, FICCI यानी फिक्की का फुल फॉर्म क्या होगा? दोस्तों फिक्की का फुल फॉर्म फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज होता है, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। फिक्की का फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 19 है, मानस बाघ अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? दोस्तों मानस बाघ अभ्यारण्य की बात हो रही है, तो यह स्थित है असम राज्य में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। देखिए असम के अन्य नेशनल पार्क की बात की जाए तो साथियों काजीरंगा नेशनल पार्क असम में स्थित है, मानस असम में स्थित है, नामेरी इंपॉर्टेंट है, यह भी असम में स्थित है, औरंग नेशनल पार्क, देहिंग पटकई नेशनल पार्क, ये सभी असम के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं, तो इन्हें आप जरूर याद रखिएगा। साथियों यहाँ से अत्यधिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। काजीरंगा, मानस, नामेरी, औरंग, देहिंग ये सभी नेशनल पार्क असम राज्य से संबंधित है। दोस्तों आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर है, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? बात की जाए राज्यपाल के, तो राज्य का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। साथियों राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राज्यपाल बनने के लिए कम से कम 35 वर्ष की उम्र होनी आवश्यक है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। साथियों आज की आपकी वीडियो यहीं तक थी। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। फिर भी अगर कोई क्यूरी आपके मन में रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में उसे बता सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, प्लीज़ कीप वॉचिंग।